तो स्वागत है आपका भूगोल की क्लास में, क्लास 10। तो आज हम जो है चैप्टर फर्स्ट का अगला पार्ट देख रहे हैं, पार्ट 4। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था संसाधनों के बारे में, उसके बाद जो हमारी अब वीडियो आ रही वो है मृदा के बारे में। मृदा मतलब मिट्टी। तो मृदा संसाधन एक किस प्रकार से इसको देखना है कि किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, ये है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि मृदा क्या है। मृदा का मतलब है मिट्टी। अब उसमें मिट्टी किस प्रकार बनती है, जैसे आपने देखा होगा कि मिट्टी के कई प्रकार हैं, आपने पढ़ा होगा, और अलग अलग। तो उसके बनने में जो कारण है वो मुख्यतः है मिट्टी बनती कैसे। मिट्टी आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए धूल भी ले लें तो धूल में एक होती है मृत मृदा भी होती है, इसको हम धूल बोलते हैं, जोड़ के आती है। तो उसके भी कई कारण हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या उच्चवाच जनक सेल जो टूटते हैं, और जलवायु के साथ है वनस्पति एवं अन्य जैव पदार्थ के साथ। तो इसको हमें देखना है। उच्चवाच जनक सेल, जलवायु भी इस पर निर्भर करती है अलग अलग। जैसे कहीं पर मौसम अलग है, हम देखें तो राजस्थान को ले लें, जहाँ पे गर्म प्रदेश है, वहां की मृदा अलग है। तो ये तापमान के साथ भी अगर हम देखें तो जलवायु के साथ साथ जैसे वनस्पति, तो मृदा का एक कारण ये भी है जो वनस्पति होती है, वनस्पति से किस प्रकार बनती है। आपने देखा होगा जो पत्ते हैं पेड़ के अब से गिर रहा है, और अगर लकड़ी भी हम देख लें तो कई सालों तक पड़ी रहने के बाद वो भी सड़की मृदा में मिल जाती है। जो पत्ते होते हैं जो खाद का निर्माण करते हैं, तो वो भी एक तरह से मृदा को ही बना रहे हैं। अन्य जैव पदार्थ और भी जो उसमें जैव पदार्थ भी होते हैं, और इसके साथ साथ जो टाइम है वो भी, इसमें लाखों हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं इसको बनने में। और हम देखते हैं कि अब जैसे यहाँ पर देखें ह्यूमस तापमान, इसको मुख्य यही है कि जो भी मैंने बताया कि राजस्थान में अगर हम देखें तो वहां पे जो रेत होती है वो अलग है, कहीं पर तापमान अलग है, कहीं पे सर्दियां देखें। जैसे अगर हम हिमालय का क्षेत्र देख लें तो वहां की जो मिट्टी है मृदा वो अलग है, और राजस्थान की अलग है। एक जगह से जो मौसम भी उस पर निर्भर करता है। और इसके साथ साथ जैसे बहता जल, हिमनदी, अपघटन क्रिया, ये बहुत सारी जो चीजें हैं वो इस पर काम करती हैं। इसमें हम देखें जो जैसे ये आया तापमान परिवर्तन, तो अलग अलग क्षेत्र की मृदा अलग अलग होगी। जो हिमनदी है, जो नदियों से जो हिमालय से बहकर आ रही है मिट्टी, वो अलग होगी। और धीमे धीमे उसका जो मृदा का वो है आकार वो अलग होता जाएगा। जैसे उसमें भी दो तरह की होती है, वो हम आगे देखेंगे कि कौन सी होती है। हिमनदी अपघटन, जो पर्वतों का जो पहाड़ों का अपघटन होता है, वहां से क्षरण होता है, उसमें भी काफी समय लगता है, और वो धीमे धीमे वो क्रिया होती है, अपघटन क्रिया हो गया। अब हमें देखना है इधर पे जैव एवं अजैव, ये दोनों क्रिया होती है, जैव और अजैव। अब जैव में मतलब जो जीवित हैं जीव जंतु उनके द्वारा कुछ होता है, और अजैव अगर हम इसमें देख लें कि जैव के द्वारा भी बहुत सारी जो क्रिया होती है। जैसे अगर हम देख लें मनुष्य को ले लें जैव में कि वो किस प्रकार से करता है। तो अगर हम देखें कि जब हम किसी चीज का निर्माण करते हैं, मान लीजिए भवन का निर्माण कर रहे हैं, सड़क निर्माण कर रहे, तो उसमें क्या होता है कि पत्थरों को भी तोड़कर उनसे अन्य चीजों को बनाया जाता है। अगर हम सीमेंट को भी देख लें तो सीमेंट कैसे बनता है, पत्थरों को काट कर उसको पीस कर, तो उससे भी एक तरह की मृदा ही बनती है। और मृदा है क्या, मृदा के अंतर्गत सारी वो चीजें जहाँ से मैं प्राप्त हो रही। मिट्टी एक ऐसी चीज है कि हर एक तत्व वहां से में मिलता है, चाहे वो अनाज ले लें या आप कोई भी वो ले लें धातु ले, तो वो वहीं से प्राप्त हो रही है। तो इसके साथ साथ अब हमारा क्या बचा यहाँ पे, हाँ, जैव एवं अजैव। अजैव भी जो संसाधन है वो भी है, और जो मृत पोषक जीव है वो भी कहीं ना कहीं किसी तरह से का निर्माण करते हैं। इसके साथ साथ रासायनिक परिवर्तन, जो समय के साथ साथ जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं। अब अगर कोयले को भी देख लें तो कोयला किस तरह से बना है, तो कोयला ऐसा नहीं कि वो भी हजारों लाखों वर्ष पूर्व जो
कहते कि भूकंप आया हो और उसमें पेड़ पौधे मृत जीव जंतु जो उसी से आपका जो पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन, उसी तरह से कोयला, तो ये भी रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इसका अपघटन हुआ है। फिर आते मिट्टी के निर्माण में योगदान देते हैं। तो जो ये कण हैं इनके, वो किस तरह से ये लाखों वर्ष में जो रासायनिक क्रिया होती है ना, वो लाखों वर्ष के बाद निर्माण होते धीमे धीमे। अगर हम एक उसका उदाहरण ले लें, आप अगर अपने मकान को साफ ना करें, साफ सफाई, तो काफी दिनों में आप देखेंगे कि कपड़ों पर नीचे धूल जम जाती है, तो धूल के जो कण जम जाते हैं। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा है लाखों वर्ष, हजारों वर्ष के साथ लाखों वर्ष में ये जो अलग अलग अपघटन जो क्रिया होती है, समय का परिवर्तन होता है, वो भी एक तरह से मृदा का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं से मृदा बहकर आ रही है नदियों के द्वारा, कहीं पे जो हवा है, हवा चलने की, जैसे राजस्थान में आप देख लें तो आज जहाँ पे मिट्टी का एक ढेर है रेत का, हो सकता कल वो वहां पे ना हो, दूसरी जगह पहुंच जाए। तो ये सब एक काफी सारे जो परिवर्तन है वो भी उस पर निर्भर करती है कि मृदा का क्या हो। अब देखते हैं मृदा के प्रकार। तो मृदा के प्रकार अलग अलग होते हैं। वैसे तो जलोढ़ मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है। तो आज हम देख रहे हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मृदा जो है, मृदा मिट्टी एक ही है। भारत में करीब 45% जो है वो जलोढ़ मृदा है। और ये क्या है, हम देखें कि ये जो है अधिक उपजाऊ है। और कहाँ पे पाई जाती है जलोढ़ मृदा? जैसे कि यहाँ से आ रहा कि जल के साथ, उसको आप यहीं से समझ लें, जल के साथ जो बहकर आ रही है वो जलोढ़ मृदा कहलाएगी। तो एक मिनट, जलोढ़ है कि उपजाऊ मैंने बता दिया। उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान मतलब जो हिमालय से जो नदियों के साथ बहकर आ रही है, और वो क्षेत्र कौन सा है वो भी देख लें। सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेप से जो मृदा आ रही है उसके साथ बहकर, वो जलोढ़ मृदा है। और उसमें हमने देखा कि ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है और इसमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। जैसे अगर हम इसमें देख लें कि पोटास, कैल्शियम, रेत, सिल्ट व मृतिका भी इसमें आती है साथ में, फास्फोरस और चूना युक्त भी होती है। ये जो मृदा है वो, इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है और इसमें चूना भी पाया जाता है। तो इसमें काफी सारे ये जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, काफी सारे तत्व इसमें मिलते हैं। और किन फसलों के लिए काफी लाभदायक है ये, अगर हम देखें तो गन्ना, चावल, गेहूं, जो उत्तरी मैदान में जो फसलें होती हैं। जैसे हमने देखा उत्तरी मैदान का क्षेत्र कौन सा है, ज्यादातर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश से भी गंगा नदी निकली, जहां जहां से गंगा निकली है, यमुना भी देख लें तो, और ये नदियां, सिंधु नदी, तो वो सारा जो क्षेत्र है वो काफी ज्यादा विकसित है खेती के तौर पर। जैसे उत्तर प्रदेश के काफी सारे जिले हैं तो जहाँ पे गन्ने की खेती होती है। तो ये जो है इसमें ये सारे तत्व क्यों होती है, ये सारे तत्व अगर हम देख लें, फास्फोरस भी है, चूना भी है, पोटास भी है और रेत भी, सिल्ट भी है। तो ये गेहूं, चावल, गन्ने की फसल के लिए काफी अधिक उपयोगी, काफी अधिक मात्रा में होता है। यहाँ पर जो गन्ना है काफी सारा होता है। अब इसमें और हम देखें, जो इसके भी दो प्रकार होते हैं, जलोढ़ मृदा के भी दो प्रकार होते हैं। वो है खादर मृदा और बांगर, खादर और बांगर। तो इसको क्या बोलते हैं, खादर में देखो नया जलोढ़, जो नई मिट्टी आ रही, इसको अगर हम देखें नई मिट्टी कैसे, तो छोटे छोटे कण होते हैं इसमें मिट्टी के, जो देखें जो रेत जैसे जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो खेती के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। तो वो आप उसमें महीन कण, मैंने लिखा भी है यहाँ पे, जो महीन कण है वो जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आते हैं। जलोढ़ मृदा यहाँ पर हमने देखा कि खादर में महीन कण और बांगर में जो पुराना जलोढ़ है, पुराना जलोढ़ मतलब कंकड़ युक्त। अगर हम देखें तो नदियों में, आप लोग गए होंगे, नदियों में देखोगे जो गोल गोल कंकड़ होते हैं, तो थोड़े से बड़े होते हैं। जैसे रेत में एक जो होती है, उसको देख लें कि जो बजरी होती है उसमें जो बड़ा कण होता है उसको, तो वो जो हम उसको निकालते हैं, जिसका मतलब जिसमें थोड़े से कंकड़ टाइप हो,
वो कहलाती है आपकी बांगर, और इसी को पुराना जलोढ़ भी कहते हैं। तो इसमें ये मुख्य आता है, ये अक्सर पूछा जाता है कि खादर और बांगर मृदा में अंतर बताइए या इनको बताइए। हालांकि आपका संक्षेप में पूछा जाएगा या अति लघु में पूछा जाएगा, लेकिन पूछा बहुत जाता है। तो ये मिट्टी के प्रकार में आपने देखा कि अभी हमने जलोढ़ मृदा के बारे में बताया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको जो काली मृदा है वो है, उसके बारे में, मतलब ये आपका आज चौथा पार्ट है, तो हो गया 5वें में आपका पूरा लेसन समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें और इसी में आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। धन्यवाद।